हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ऑब्स्टेट्रिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ने जा रहे हैं। इससे एग्ज़ाम में बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ग्रेटर देन 500 ml फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। अब इसमें वर्ड क्या ऐड हो गया है? पोस्टपार्टम, मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमारी जेनिटल ट्रैक्ट से अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, जो कि किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 500 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। जो लेबर का प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मली 300 ml तक ब्लड लॉस होता है, पर अगर ब्लड लॉस 500 ml से भी ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी पे, तब हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज में। पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? इसमें डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है। जो विमेन है उसका क्या होगा? ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा और जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड बाहर जाएगा तो क्या होगा? ब्लड की कमी होगी, उस वजह से प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉडी में ब्लड डिक्रीज हो रहा है तो हार्ट क्या करेगा? ट्राई करेगा कि वो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को पंप करे, तो इसलिए जो पल्स रेट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के 3 कैरेक्टर क्या हो गए? पहला तो ब्लड लॉस किससे ज़्यादा होना चाहिए? 500 ml से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और जो पल्स रेट है वो कैसे दिखाई देगा? इंक्रीज होता हुआ। तभी हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज। और अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो ब्लड लॉस कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 1000 ml। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज अकॉर्डिंग टू अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर ब्लड लॉस 500 से 1000 ml के बीच है तब तो हम उसको माइल्ड बीपीएच कहेंगे। अगर 1000 से 2000 के बीच है तब मॉडरेट बीपीएच कहलाएगा। और अगर 2000 ml से भी ज़्यादा का ब्लड लॉस हो रहा है तब उसको हम क्या कहेंगे? सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितने टाइम के बाद जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच कब होगा? विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। बच्चे का जब डिलीवरी हुआ है उसके अगर 24 आवर्स के भीतर ही अगर मदर को ब्लीडिंग होने लग जाती है तब तो वो प्राइमरी पीपीएच कहलाएगा। सेकेंडरी पीपीएच मतलब 24 आवर्स का जो टाइम है वो अच्छे से बीत गया, अब उसके बाद जो है ब्लीडिंग हो रही और कब तक हो सकती है? प्यूपेरियम पीरियड हम बोलते हैं ना, 6 वीक का प्यूपेरियम पीरियड होता है, मतलब 42 डेज। अगर इसके बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो भी हम किस में कंसीडर करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज में। सेकेंडरी पीपीएच जो है वो यूजुअली 8 to 10 डेज तक हो जाता है। अब इसी में हम देखते हैं प्राइमरी पीपीएच भी 2 टाइप के होते हैं, एक है थर्ड स्टेज पीपीएच और दूसरा है ट्रू पीपीएच। अब थर्ड स्टेज पीपीएच नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा का बाहर आना। तो जो पीपीएच मतलब जो ब्लीडिंग प्लेसेंटा के बाहर आने से पहले ही हो रही है उसको तो हम थर्ड स्टेज पीपीएच में कंसिडर करेंगे। पर ट्रू पीपीएच में क्या आएगा? हमने कहा था ना कि प्राइमरी पीपीएच कब तक होता है? 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो जो भी पीपीएच प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद होगा उन सारे को हम किस में कंसिडर करेंगे? ट्रू पीपीएच में कंसिडर करेंगे। और सबसे ज़्यादा केसेस ट्रू पीपीएच के ही आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच मतलब 24 आवर्स से पहले जो हो रहा है वो किस किस वजह से होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस मतलब यूट्रस का एक टोन होता है, जब यूट्रस हार्ड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आएगा। पर अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो जो विमेन है वहाँ पे
अब जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हुए रहते हैं। तो यूट्रस जब अपना टोन रिगेन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड का जो लॉस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पर अगर यूट्रस का टोन ही वापस नहीं आ रहा है तो वो किस में रिजल्ट करेगा, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में, जो कि 80% केसेस में होता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक यूट्रस। अगर यूट्रस को कोई ट्रॉमा हो गया, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस को ट्रॉमा हो सकता है ना, बच्चा बाहर आ रहा है, अगर यूट्रस में किसी टाइप की इंजरी हो गई तो वो भी किस में रिजल्ट करेगा, ब्लीडिंग में रिजल्ट करेगा। ये भी 20% केसेस में देखा जाता है। नेक्स्ट है रिटेन टिश्यू। अगर प्लेसेंटा के पूरे पार्ट्स बाहर नहीं आए, कुछ पार्ट्स अगर अंदर ही रह गए, तो वो भी क्या कॉज कराएंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज कॉज कराएंगे। अगला है हमारा थ्रोम्बस एब्नॉर्मेलिटी। हमको पता है क्लॉटिंग होने के लिए बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे थ्रोम्बस नहीं बन पा रहा है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का फैक्टर एब्सेंट है, तो भी क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी और वो किस में रिजल्ट करेगी, पोस्टपार्टम हेमरेज में रिजल्ट करेगी। अगला अब हम देखते हैं एटॉनिक यूट्रस किस किस वजह से होता है। तो सबसे पहले ग्रैंड मल्टीपारा। अगर कोई विमेन है जो बहुत बार प्रेग्नेंट हुई है, जिसकी 3rd, 4th, 5th डिलीवरी है, तो ऑलरेडी क्या होगा, हमको पता है हर डिलीवरी के बाद यूट्रस वापस अपने शेप एंड साइज में आ जाता है 6 वीक के अंदर। पर हर बार क्या होता है, जो उसका एनाटॉमिकल स्टेज रहता है, मतलब बिफोर डिलीवरी वाला जो स्टेज रहता है, उसमें वो कभी भी वापस नहीं जा पाता है। थोड़ा ना थोड़ा उसमें जो मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो उस वजह से वो जितनी बार प्रेग्नेंट होगी उतने बार उसके जो यूट्रस है उसका टोन जो है वो लॉस होगा, इसलिए उसका यूट्रस कैसा हो जाएगा, एटॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज है ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है या हाइड्रोमिनोस है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब ज़्यादा बड़े साइज़ का हो जाएगा, तो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, वापस नॉर्मल साइज़ में आने में प्रॉब्लम होगी। अगला कॉज है हमारा प्रोलॉन्ग्ड लेबर। अगर कोई विमेन बहुत टाइम से लेबर में है, उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, 18 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, तो भी क्या हो सकता है, एटॉनिक यूट्रस हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब क्या होता है, अगर कोई लेबर में है और विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स उसकी डिलीवरी हो जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर। उस टाइम पे भी हमारा यूट्रस जो है वो नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। अगर पहले से ही जो विमेन है वो माल नरिश्ड है, उसको अनीमिया है, तो उसके बॉडी से अगर थोड़ा भी ब्लड लॉस होगा तो उसके बॉडी में क्या होने लगेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा और पल्स रेट इंक्रीज होने लगेगा, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज के साइंस उसके अंदर दिखाई देने लगेंगे। अगला है हमारा डायबिटिक मदर। अगर मदर डायबिटिक रहेगी तो बच्चे को क्या होगा, मैक्रोसोमिया हो जाएगा, मतलब बच्चे का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उस वजह से भी जो यूट्रस है उसका टोन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये सब तो कॉजेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं पीपीएच को मैनेज कैसे करेंगे। तो हम बहुत टाइप के पीपीएच पढ़े हैं ना, तो सबसे पहले हम प्राइमरी पीपीएच के अंदर 3rd स्टेज पीपीएच का मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन टू पेशेंट। इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। वहाँ ले जाते ही हमको रिकॉर्ड वाइटल साइन, हमको अपने उस लेडी का पूरा वाइटल साइन क्या करना है, मॉनिटर करना है। आफ्टर दैट एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, हमको आईवी फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट तुरंत से स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट हमको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, जैसे क्रॉस ब्लड मैचिंग हो गया, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें हमको कैरी करानी है। सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, यूट्रस को पैल्पेट करेंगे, उसको टच करके फील करेंगे कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर यूट्रस सॉफ्ट है तब हमको क्या करना है, यूट्रस को मसाज करना है। हम उसको जब मसाज करेंगे तो यूट्रस क्या है, वो हार्ड हो जाएगा। अगर हार्ड नहीं होता है, अभी भी अगर यूट्रस
सॉफ्ट है तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन मिथार्जिन 0.2 mg IV उसको देंगे। फिर अगर अभी भी यूट्रस जो है वो सॉफ्ट ही है तो क्या करना है, हमको एक नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप स्टार्ट करनी है, जिसमें हम क्या डालेंगे, ऑक्सीटोसिन डालेंगे 10 इंटरनेशनल यूनिट, और हम क्या करेंगे, ब्लड अरेंज करके रखेंगे। इसके बाद हम ब्लैडर को कैथेटराइज कर देंगे। अगर इस कंडीशन में यूट्रस हार्ड हो गया या फिर जब हम पैल्पेट किए थे तभी यूट्रस हमको हार्ड फील हुआ था, तब हम क्या चेक करेंगे, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया रहेगा तब तो हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा को हम फंडल प्रेशर लगाते हुए फंडस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे हाथ से, और नीचे की तरफ से हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की मदद से कॉर्ड को ऐसे रोल करते हुए बाहर की तरफ प्लेसेंटा को रिमूव कर लेंगे। और अगर प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ है तब हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल रिमूवल करना पड़ेगा। पेशेंट को, उस विमेन को हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद अपना पूरा हैंड यूट्रस के अंदर इंसर्ट करके यूट्रस को पूरी तरीके से क्लीन करके प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ हमको चेक करना है कि अगर किसी ट्रॉमा की वजह से हेमरेज हो रहा है तब हम क्या करेंगे, सूचर्स परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे भी ट्रॉमा हुआ है उस पार्ट को हम सूचर कर देंगे। ये तो हमारा 3rd स्टेज का मैनेजमेंट हुआ। अगले वीडियो में हम ट्रू PPH के मैनेजमेंट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।